बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं और आपके लिए दुआ गो हूँ। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ से चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल जो है वो स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 10.1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और 10.1 एक्सरसाइज में मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको कम से कम थोड़ा सा देख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि डबल इंटीग्रल एक्चुअली है क्या और उसको सोल्व कैसे करना है। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको यकीनन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि यहाँ पर आज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है, और आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3, दीज 4 जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये सेम हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर आपने जो चीज़ सीखनी है वो है जी हाउ टू चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रल में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को सम टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना कैसे होता है, ठीक है, उसको कैसे चेंज करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, वो ज़रा इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 कुछ इस तरह है, कहता है जी इंटीग्रल 0 से 4, दूसरा इंटीग्रल है y/2 से लेकर 2 तक और इंटीग्रेशन आपने करनी है e⁻x² की। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने चंद की ये लाइनें लिखी हैं वो क्या है, ज़रा उनको देखते हैं। द गिवन इंटीग्रल कैन नॉट बी सॉल्व इन द गिवन ऑर्डर। ये जो आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर दिया हुआ है, ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है, आप देखें कि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो इन टर्म ऑफ y हैं। वो लिमिट्स इन टर्म ऑफ y यानी कि y की फॉर्म में है। तो y की फॉर्म में जब लिमिट्स होती हैं वो तो एक्चुअली x की लिमिट्स होती हैं। ये लास्ट लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक्चुअली x की लिमिट्स हैं और यहाँ पर पहला डिफरेंशियल dx है, तो ये x की लिमिट्स हैं, और दूसरी जो बाहर वाली कॉन्स्टेंट लिमिट है 0 से 4 वो एक्चुअली y की लिमिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये पहली लाइन लिखी है, द गिवन इंटीग्रल आपका इस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? सिंस e⁻x² हैज़ अ नो एंटी डेरिवेटिव। e⁻x² का एंटी डेरिवेटिव नहीं है कोई भी। नहीं समझे बात? मैं आपसे कहता हूँ, मुझे ज़रा बताएं कि e⁻x² की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो क्या आपको इसका जवाब पता है कि e⁻x² की इंटीग्रेशन क्या है? ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपने इसको देखा होगा। इसकी इंटीग्रेशन बताएं क्या है। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने चाहिए। तो इसकी पावर का डेरिवेटिव है 2x। तो मुझे बताएं, यहाँ पर या तो इसके साथ आगे x लिखा हो ऐसे, e⁻x² इंटू x, फिर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ e⁻x² है तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही मैंने बात लिखी है कि सिंस e⁻x² हैज़ नो एंटी डेरिवेटिव, इसलिए ये जो आपका इंटीग्रल है ना जनाब, इस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के साथ ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि पहले आपके पास लिखी हैं लिमिट्स x की और फिर बाद में लिमिट्स लिखी हैं y की। आपने एक्चुअली सॉल्व इसको कैसे करना है, आपने बाहर वाली लिमिट्स जो हैं जो कि y की इस वक्त नज़र आ रही हैं उनको बनाना है x की लिमिट्स, और अंदर वाली जो लिमिट्स आपको x की नज़र आ रही हैं उनको चेंज करना है y की लिमिट्स में। ठीक है, तो आप कहें सर इसमें कौन सा मसला है, हम ऐसे कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लेते हैं जी। ऐसे बाहर इसको उठा के ले जाते हैं y/2 से 2, यानी कि y वाली लिमिट्स जो इन टर्म ऑफ y यानी x की लिमिट्स उनको उठा के बाहर ले गए, उनको उठा के अंदर ले आए, e⁻x² dx, यहाँ dy लिख दिया, यहाँ dx लिख दिया। भाई ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना नहीं है। ठीक है, ये तो आपने सिर्फ इंटीग्रल चेंज किए हैं, इंटीग्रल की जगह इधर से इधर कर दी, उसको इधर से इधर कर दिया। ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना नहीं है। अगर इस तरह किया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या इसकी इंटीग्रेशन अभी आप कर सकते हो e⁻x² की? नो, इसकी इंटीग्रेशन तब तक नहीं होगी जब तक आप यहाँ पर इसको इस फॉर्म में नहीं बदल देते, x लेके आए कि हाँ कहीं से आप। अब आप ये ना कहिएगा सर जी x से डिवाइड कर लें, x से मल्टीप्लाई कर लें, वेरिएबल से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये मतलब है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। ये मतलब नहीं है कि इंटीग्रल को आपस में इस तरह बदल दिया तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। सही है, अब करना कैसे है इसको? वी शैल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। अब आपने सबसे पहले ये लाइनें लिखनी है आपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
द रीजन डी ओवर विच इंटीग्रेशन इज़ परफॉर्म्ड इज़, अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर जो रीजन डी है यानी कि जो आपको रेंज ऑफ इंटीग्रेशंस दी हुई हैं वो क्या क्या हैं। आपकी लिमिट्स है y की 0 से 4 तक, और ये मैंने बताया है अभी आपको, देखें जो लिमिट्स आपकी होंगी ना y की फॉर्म में वो एक्चुअली x की लिमिट्स होंगी। तो आपके पास ये जो लिमिट्स है ना y/2 से लेकर 2 तक, ये वाली ये एक्चुअली हैं x की लिमिट्स। अब एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, और उसको ज़रा गौर से आपने सुनना है। आपके पास ये लिमिट्स हैं किसमें, ये x की लिमिट्स हैं। x की लिमिट्स यहाँ कांस्टेंट है या वेरिएबल हैं, वेरिएबल हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। y की लिमिट्स यहाँ पर कांस्टेंट है या वेरिएबल हैं, y की लिमिट्स कांस्टेंट्स हैं, यानी y की लिमिट्स यहाँ पर हैं नंबरों की फॉर्म में, कांस्टेंट्स की शक्ल में, और x की लिमिट्स हैं यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में। भाई एक काम सिंपल है आपने करना है इस क्वेश्चन करने के लिए, x की लिमिट्स जो वेरिएबल्स में हैं उन्हें कांस्टेंट बना दो, और जो y की लिमिट्स कांस्टेंट की फॉर्म में उन्हें वेरिएबल में बदल दें। यानी कि y की लिमिट्स को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें किसी तरीके से, और जो x की लिमिट्स वेरिएबल्स में उन्हें कांस्टेंट में बदल दें। ठीक है, अब वो बदलना कैसे वो देखें। मैंने लिखा कि ये जो आपके पास इंटीग्रेशन दी हुई है और रीजन दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, यानी कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आप कह लें, इज़ इक्विवेलेंट टू, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है वो आपने निकालना है। नई इंटीग्रेशन, नई लिमिट्स निकालनी है यार आपने। ठीक है, वो कैसे निकालनी है ज़रा देखें। सिर्फ एक चीज़ से निकालनी है आपको। y की लिमिट्स नज़र आ रही हैं कांस्टेंट, x की लिमिट्स नज़र आ रही हैं ये। यहाँ पर x की जो लिमिट्स हैं, एक अपर लिमिट कांस्टेंट है, लोअर लिमिट क्या है, वेरिएबल है। जो लोअर वाला हिस्सा ना उसको ज़रा पकड़ लें, वो क्या है, x इज़ इक्वल टू y/2। क्या है, x इज़ इक्वल टू y/2। आपका टारगेट क्या है बेटा, टारगेट क्या रखना, x की लिमिट्स वेरिएबल्स हैं, इन्हें कांस्टेंट में बदलना है। किस में बदलना है, कांस्टेंट में। y की लिमिट्स कांस्टेंट है, इसे किस में बनाना है, वेरिएबल्स में। कैसे बनाना था देखें, इस रिलेशन को पकड़ा, x इज इक्वल टू y/2 को। ठीक है, x इक्वल टू y/2 है ना, x की लिमिट दी है ना y/2, यहाँ से जरा y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, लो जी, अब आपके पास y की लिमिट्स निकलना शुरू, y की लिमिट्स वेरिएबल की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी। देखें ज़रा, पहले हम यहाँ पर x की लिमिट्स निकालते हैं कांस्टेंट फॉर्म में। देखें आपके पास ये x इज इक्वल टू y/2 है ना, y की लोअर लिमिट कितनी है, 0। व्हेन y इज 0, ठीक है, ये आपने x की लिमिट्स निकालनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू y/2, y की लिमिट कितनी है, 0। जब यहाँ पर y 0 पुट करोगे तो x कितना निकलेगा, x 0 आ जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 4, तो x की लिमिट्स कितनी आ जाएंगी, 2। लो जी, x की लिमिट्स आपके पास यहाँ पर 0 से 2 के दरमियान है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। इस रिलेशन को इस्तेमाल किया, x की लिमिट्स कांस्टेंट बनानी है। तो x की लिमिट्स कांस्टेंट कैसे बनानी है, y की लिमिट्स लिखनी है जो को पहले कांस्टेंट थी। ठीक है, 0 से 4 तक यहाँ पर पुट कर दिया, x की लिमिट 0 से 2 तक आ गई। लो जी, x की लिमिट्स तो 0 से 2 तक आ गई, तो मैंने लिखूंगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू, नई जो इंटीग्रेशन है, नई जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा वो ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। एंड अब आपको चाहिए y की लिमिट्स। ठीक है, और y की लिमिट्स होनी चाहिए वेरिएबल। तो y की एक लिमिट तो बेटा ये निकल आई है, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब दूसरी लिमिट क्या होगी, तो अब अपना गिवन क्वेश्चन में आप देखें आपके पास मिनिमम y कितना था, 0 है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर y की जो वैल्यूज़ बनेगी, लिमिट्स बनेगी, वो आपके पास आ जाएंगी 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पर आपने इस चीज़ को यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये लिमिट्स ठीक है या नहीं है। देखें x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर x की y की यहाँ पर वैल्यू पुट करें, x की यहाँ पर 0 पुट करें तो y कितना निकलता है, यहाँ से 0 निकलता है। ठीक है, और जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो आंसर y का कितना आता है, 4 है, जो कि मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर 4 था। तो 0 और 4 के दरमियान आपके पास यहाँ पर आंसर बनता है। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है, आपने क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि x की लिमिट्स वेरिएबल थी, आपने y की लिमिट्स वेरिएबल बना दी। y की लिमिट कांस्टेंट थी, अब आपने y की लिमिट्स को
वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब अगली बात आपके जहन में ये आएगी कि सर 2x को यहाँ पर भी लिख सकते थे कि नहीं, मतलब 2x को एज अ लोअर लिमिट भी ले सकते थे ना, ठीक है। आपके जहन में ये बात अगर सपोज आती है तो उसका जवाब क्या है? देखें, x की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, 0 से 2 ये आ गई है, सही है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं 2x को यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 2x को यहाँ पर लिखता हूँ, तो x की मिनिमम वैल्यू जब यहाँ पर पुट करता हूँ 0, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। लेकिन जब यहाँ पर x की अपर वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, तो फिर y का आंसर कितना आएगा? 4। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है जी सर आप इसको ऐसे लिख लें, 2 लेस देन इक्वल टू x y। अब यहाँ पर अपर लिमिट हमने सोचनी है ना, ठीक है। तो देखो ये 2 आप यहाँ पर पुट करोगे तो y का मैक्सिमम आंसर कितना निकलता है? 4 आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो यही आपके पास 4 है। और मिनिमम यहाँ पुट करो x या 0, तो कितना आंसर आता है y का? 0 आता है। फिर इसके अलावा इसका जो जेन्युइन तरीकाकार है वो इसका ग्राफिकल व्यू है। आप इसका ग्राफ बना कर देख सकते हैं। देखें, आपके पास जो गिवन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन था उसमें क्या क्या है? y आपका 0 से लेकर 4 के दरमियान है। मुझे बताएं y 0 कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर होता है, ठीक है। ये आपके पास y की वैल्यू 0 यहाँ पर आ गई। y 4 कहाँ पर होगा? y एक्सिस के ऊपर। फ़र्ज़ कर लें ये वाली लाइन जो है y = 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर होगी बात? ये इधर आ जाएं, x की वैल्यू y/2 के बराबर है, मिनिमम वैल्यू। x अगर y/2 के बराबर है तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? y = 2x। अब y = 2x का ग्राफ आपको बनाने आता है, ठीक है। y = 2x एक लाइन है जो ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है। यानी ये वो लाइन है, फ़र्ज़ कर लें ये वो लाइन है आपकी ओरिजिन से जो गुजरती है, y = 2x, ठीक है। अब ये लाइन y = 2x को शो कर रही है। अगली चीज़, आखिरी चीज़, x की अपर वैल्यू कितनी है? 2 है। x = 2 का मतलब क्या है? x = 2 यहाँ पर ही होगा ना, x एक्सिस के ऊपर। अब इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये यहाँ से गुजरेगा, ये x = 2 है। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये वाला जो पॉइंट बनता है x = 2, यहाँ पुट करें तो y कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। यानी ये तीनों लाइनें, ये वाली लाइन, तीनों एक जगह पर एक दूसरे को कट करती हैं। अब अगली बात सुनिएगा, आपके जहन का जो डाउट है वो क्लियर करना है कि y की वैल्यू लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनती हैं। देखो जी, मैं आपसे पूछता हूँ x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका यहाँ पर जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में जो आपका रीजन D बनता है, यानी कि जिसके ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो ये सारा है। ये जितनी भी ये जो ट्रायंगल बन रही है आपके, इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक लाइन ये y = 2x, एक लाइन x = 2, और दूसरी ये लाइन y = 4 है, ठीक है। इस लाइन के नीचे इस लाइन के इस तरफ और x = 2 के इस तरफ, ये सारा एरिया है जिसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन करनी होती है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको लेके नहीं आना चाह रहा था कि काम लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चले कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगली बात सुनिएगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैंने लिखी? 0 से 2 तक। इसमें ज़रा देखें आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? मिनिमम 0, मैक्सिमम 2, ठीक होगी बात। अगली बात, y की लिमिट्स आपने निकाल ली हैं, ठीक है। y की लिमिट्स ये एक मैंने, जब भी y की लिमिट्स आपने निकालनी होती है ना इस तरह ग्राफिकल व्यू से, तो उसके लिए आप दो तरह की स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिप का मतलब पट्टी, लाइक एज ट्राइंगल आपने एक ड्रा की है, ठीक है। ट्राइंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल, सॉरी। स्ट्रिप का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। स्ट्रिप दो किस्म की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप। किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है? लिमिट्स मालूम करने के लिए, ठीक है। लिमिट्स इसके बगैर भी मालूम हो जाती हैं, वो जो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट असल में पूछना चाहते हैं तो वो इस तरह है। लो जी, ये स्ट्रिप का मतलब है यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे इस रीजन में। ये रीजन मुझे बताएं, अगर y की लिमिट्स निकालनी है तो वर्टिकल स्ट्रिप आपने ड्रा करनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इस स्ट्रिप ने, यानी कि इस लाइन ने इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बनी है, इसको कहाँ कहाँ पर टच किया है? एक तो ये टच कर रही है x एक्सिस को, तो x एक्सिस पर y क्या होता है? 0। और दूसरा ये इस लाइन को टच कर रही है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y = 2x, ठीक है। आप यहाँ पर ड्रा कर लें स्ट्रिप को, तब भी मिनिमम x 0, मैक्सिमम y, y 0, मैक्सिमम ये आ जाएगा। आप यहाँ पर ड्रा कर लें इस तरह, तब भी मिनिमम y 0, मैक्सिमम इस लाइन के, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू जो है इस लाइन के लॉन्ग चलेगी और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 होगी। तो इसलिए यहाँ पर y जो है वो 0 से
2x के दरमियान रहेगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरह आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल ली है। सारी चीज़ को मैं दोबारा सिर्फ रिवाइज कर देता हूँ, आसान से बात है। आपने y की लिमिट्स वेरिएबल बनानी थी, यहाँ पर y की लिमिट्स पहले कांस्टेंट थी, x की लिमिट्स, x वाली जो ये वाली वैल्यू है x इक्वल टू वाई बाई 2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y इक्वल टू 2x आ गया। इस y इक्वल टू 2x से आपने यहाँ पर ये एक टेबल बनाया, y की वैल्यू 0,4 पुट की, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x0 y0 x0 y4 x2, ये x की कांस्टेंट लिमिट्स आ गई। अब आपको चाहिए y की लिमिट्स जो कि वेरिएबल फॉर्म में होने चाहिए, तो y की लिमिट्स इसी रिलेशन से y निकालें, y आ जाएगा 2x के बराबर। अब y की एक लिमिट 2x आ गई, मिनिमम वैल्यू कितना है y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? y की मिनिमम वैल्यू ये पड़ी है 0, ठीक है। रोला यहाँ पर यह है कि आपके ज़हन में शायद ये आ जाए कि जी आप 2x को इधर लिख लें और 0 को इधर लिख लें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। बात गलत इसलिए हो जाएगी यहाँ पर कि क्या ये आपके पास x की लिमिट्स इसको सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही। जब आप x यहाँ पर 0 पुट करते हैं, x की मिनिमम वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y मिनिमम कितना निकलता है? 0। जब आप x की मैक्सिमम वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करते हैं, तो y मैक्सिमम कितना निकलता है? 4। और यही है आपके पास, सही है। तो खैर बेटा जी, ये आपके पास यहाँ पर नया इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन करनी है, आगे आपने लिखना है सो लास्ट इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, या आप बाद लिख लेंगे लास्ट इंटीग्रल विल रिटर्न एज, इसको आप लिख लोगे ऐसे। ये लिमिट्स किसकी थी? पहले y की थी। अब यहाँ पर आपने लिखनी है x की लिमिट्स, तो x की लिमिट्स तो नई कितनी बनी? 0 से 2 के दरमियान। अगली लिमिट्स किसकी थी? x की थी। अब आपने इसको किस में बदल दिया? y की। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू लिखनी है, y की लिमिट्स आ जाएंगे 0 से 2x। ठीक होगी बात? ये किसकी लिमिट्स है? y की, ठीक है। यहाँ पर चाहे लिख लें आप, ये y की लिमिट्स हैं। आगे ये चीज़ लिखते हैं, e की पावर x स्क्वायर। अब पहले dy लिख लेंगे, बाद में dx लिख लेंगे, क्योंकि बाहर वाला इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x की लिमिट्स को, तो dx को बाद में लिख दें जी। पहली इंटीग्रेशन आपने करनी है y के विद रिस्पेक्ट, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि आपने y के लास्ट इंटीग्रेशन करनी है। तो e की पावर x स्क्वायर क्या होगा? e की पावर x स्क्वायर x वाली रकम है ना, तो कांस्टेंट हो जाएगी ना ये। तो इसको आप ऐसे लिख लोगे 0 से 2, इसको आप बाहर ले आओगे, e की पावर x स्क्वायर से, अंदर रह गया dy, तो dy की इंटीग्रेशन होगी y। ये आपके पास आ गया लिमिट 0 से 2x, ये आगे आ गया dx। अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह क्या आ जाएगा? 2x। 0 से 2 e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ले जी, ये वो नंबर था, ये वो फैक्टर था जिसके लाने के लिए आपको सारा कुछ ये करना पड़ा है, ठीक है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर, उसका एक पावर का डेरिवेटिव 2x आगे मौजूद है, ठीक है। बस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास? इसकी इंटीग्रेशन बेटा जी हो जाएगी e की पावर x स्क्वायर ही आ जाएगी। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है, शर्त यह है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव आगे पढ़ाओ। तो पावर का डेरिवेटिव क्या है? 2x, वो आगे मौजूद था, तो लिहाजा ये आ गया। और आगे अब आपने इसकी लिमिट्स ले ली 0 से 2। लें जी, अपर लिमिट पुट कर दें बेटा, ये आ जाएगा e की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो e की पावर 4 आ गई, माइनस 0 का स्क्वायर 0, e की पावर 0 डेट इज़ 1। ये आपका बेटा आंसर है, ठीक है। इन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 चूँकि ये एक नई चीज़ थी, इसमें समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। 10 क्वेश्चन अब आपको इसी स्टेप्स पर हम चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट्स आपके पास दी है 0 से 2। ये आपके पास है y की लिमिट्स, और अंदर वाली लिमिट्स है y स्क्वायर से 4, ये आपके पास x की लिमिट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी यही सारी लाइन आपने लिखनी है। और यहाँ पर आप देखें ये कोज x स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किए बगैर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। क्यों? उसकी वजह यही लिखेंगे कि कोज x स्क्वायर जो है यहाँ पर है द नो एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि कोज x का डेरिवेटिव तो माइनस, कोज x का डेरिवेटिव प्लस साइन x होता है, लेकिन कोज x स्क्वायर का डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन तब होगी जब आप इसके एंगल का डेरिवेटिव इसके सामने लेके आए। तो इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है? 2x है, ठीक है। तो कोज x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर चाहिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सारी बात लिखने के बाद ये हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई विच इज़ इक्विवेलेंट टू। अब आपने काम वही करना है कि यहाँ पर y की लिमिट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इन्हें आपने बनाना है वेरिएबल फॉर्म में। x की लिमिट्स वेरिएबल हैं, तो इन्हें आपने बनाना है कांस्टेंट फॉर्म में। करना वही काम है, क्या करना है? यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक रिलेशन है, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे
तो मेरे पास जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपने काम ये करना होता है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि y की लिमिट्स वेरिएबल बनानी है तो y की लिमिट्स आपने निकालनी है। तो y की लिमिट्स जब निकलेंगी वो आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो अंडर रूट ले लेंगे तो y की लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी कहाँ से कहाँ तक, अंडर रूट x आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तो नहीं यहाँ पर लेनी है आपने, क्योंकि नहीं ले सकते, उसकी वजह कि आपके पास y जो है वो पॉजिटिव है, 0 से अंडर 2 के दरमियान है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर x के साथ पॉजिटिव साइन ही लेना है, यानी अंडर रूट x पॉजिटिव का लेंगे, नेगेटिव का नहीं लेंगे यहाँ पर। अच्छा, अगली बात, अब x की लिमिट्स आपने बनानी है कांस्टेंट। तो x की लिमिट्स कांस्टेंट बनाने के लिए आप यहाँ पर ये टेबल बना लें, ठीक है। ऊपर लिखें y, यहाँ पर लिखेंगे आप ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो ये वाली इक्वेशन है। y की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो जब आप यहाँ पर y 0 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा। y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, जब आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास जो x की लिमिट्स आ जाएंगी आपके पास, वो आ जाएंगी 0 से 4 के दरमियान। अच्छा, अब आपके पास रहेंगी y की लिमिट्स, तो y की लिमिट आपके पास इस तरह आ जाएंगी स्क्वायर रूट x, ठीक है, ये अपर लिमिट, और मिनिमम वैल्यू y की यहाँ से निकलेगी जो ये यहाँ पर दी हुई है, कितनी है, 0 है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर चेक करके देख लें कि क्या ये जो लिमिट्स हैं वो सही निकली हैं या नहीं निकली। आप यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करें तो y आपके पास वही बन जाएगा जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह फिर वो यहाँ पर ग्राफ वगैरह बनाकर या आपको उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, ठीक है, उससे आपको शायद मुश्किल लगता होगा। तो बस करना ये है कि बेटा ये आपके पास जो y इज इक्वल टू अंडर रूट x है, इसे आप रखेंगे एज अपर लिमिट, और लोअर लिमिट यहाँ पर ये उठा लेंगे आप। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपकी नई जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन बनेगी उसमें आप x लिखोगे 0 से 4 के दरमियान, और y आपके पास ये आ जाएगा, सही है। तो इसके आगे आपने लिखना है विच इज़ इक्विवेलेंट टू, विच इज़ इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट है, यानी वो यहाँ पर x की लिमिट्स लिख दें 0 से 4, और y आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन y लेस देन स्क्वायर रूट x। सो अब आपने इस इंटीग्रल को चेंज कर देना है ऐसे, बाहर वाला इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, y की लिमिट्स को, तो अब ये बाहर आ जाएंगी आपके पास x की लिमिट्स, अंदर आपके पास लिमिट्स थी x की, तो अंदर अब आ जाएंगी y की लिमिट्स, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी लिमिट्स आ गई, y की लिमिट्स आ गई, सही है। ये आ गया cos x स्क्वायर इंटू वाई इंटू, अब आपके पास पहली चूँकि इंटीग्रल पहला जो इंटीग्रल है वो y की लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पहले dy लिखोगे, बाद में dx लिखोगे। बात समझ आएगी कि नहीं आगे? तो अब आप y की इंटीग्रेशन यहाँ पर करें, पहले 0 से 4, y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट है, ये इसको आप ऐसे लिख लोगे cos x स्क्वायर, y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी y की 0 से लेकर अंडर रूट x, ये जो नई लिमिट्स आपके पास निकल आई हैं, ठीक होगी बात। ये 1/2 यहाँ से कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा, 0 से 4 आ गया cos x का स्क्वायर, y की जगह अपर लिमिट पुट कर दें तो अंडर रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और लोअर लिमिट पर 0 आ जाएगा इंटू dx। कुछ कभी कभी क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ज़रा लेंथी हो जाता है, वो कुछ चीज़ें जब नहीं होती है ना, बिल्कुल नहीं होती है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन है तो इतना सही, उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 से डिवाइड बाहर कर देंगे ये आ जाएगा 1/4 0 to 4 cos x स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव हो गया 2x dx 1/4, ये कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, तो ये आ जाएगा sin x का स्क्वायर, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से 4 1/4, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा sin 16, लोअर लिमिट पुट करोगे तो sin 0, तो ये आ जाएगा sin 16 ओवर 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें वो उसमें एक नई चीज़ आपने सीखनी है आपने, ठीक है। और वो नई चीज़ ये है कि उसमें आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह चेंज नहीं करना, ठीक है। 2 चीज़ें आप नई वहाँ पर सीखेंगे, तो चलिए वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दो नई चीज़ें कौन सी हैं।
चलिए बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें आपने बेटा दो चीज़ें सीखनी है। और वो दो चीज़ें क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इस क्वेश्चन में आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दी हुई, पहले आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो एक मेथड आप ये सीखेंगे कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर ना दी हो तो फिर आप कैसे निकालते हैं। आगे जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, उसमें भी यही तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरा बेटा, यहाँ पर जो एक चीज़ आपने सीखनी है, यहाँ पर दो इंटीग्रल्स आपको निकालने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रल का आंसर एक जैसा आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, फिर मज़ीद मैं आपको बाद में अभी डिटेल बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बेटा आपका कुछ इस तरह है, कहता है एवेल्यूएट डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स एंड एवेल्यूएट डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, ठीक है। फ़र्क दोनों में सिर्फ आपके पास देखना है, सिर्फ ये है कि ये डिफरेंशियल जो है इनकी तरतीब चेंज है, ठीक है। उसमें डी वाई डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स डी वाई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहली चीज़ जो आपने सीखनी है वो ये है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलने से डी एक्स को डी वाई या डी वाई डी एक्स करने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, बशर्ते कि आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना की हो, ठीक है। अगली बात कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन जो है वो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिए हुए, तो वो कैसे निकालने हैं उसके लिए आपको डी के मतलब बताएगा कि डी क्या चीज़ है। वेयर डी इज़ द रीजन बिटवीन बाउंडेड बाय दी वाई एक्सिस। डी एक रीजन है जो कि वाई एक्सिस से मिलकर बन रहा है, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन से मिलकर बन रहा है, एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। और वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स जो है, इन तीन चीज़ों से जो आपका एरिया बनेगा, ठीक है, जो कॉमन एरिया बनेगा इन तीनों से, ठीक है, वो आपके पास डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर डी जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, ग्राफ है 2 डायमेंशनल, ठीक है। किन किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, वाई एक्सिस से, लाइन एक्सिस इक्वल टू 2 से, और वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स के ग्राफ से। क्लियर होगी बात ये। चलें अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने लिखा हेयर डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स। अब ये डी यानी डी का मतलब यहाँ पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना, आपने इस ग्राफ से देखकर निकालनी है। कैसे निकलेगी बेटा, ज़रा देखें। ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया, ये लाइन एक्स एक्सिस आ गई, ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगली चीज़, ये ग्राफ आ गया मेरे पास वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का। वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको यहाँ पर बनाने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको ड्रा किए बगैर आप इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं मालूम कर सकते। इतनी चीज़ तो आपको बेटा आनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ये लाइन, ये ग्राफ जो है वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा 0 और 1 पर, ठीक है। यानी ये जो अब आप यहाँ पर एक्स 0 पुट करोगे, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कितना होता है, 0 होता है ना, यानी ये आप इसका वाई इंटरसेप्ट है। जब एक्स 0 पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये आपका उस पॉइंट 0 1 आ जाएगा। तो अब आपने इस शेडिड एरिया से, जो मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ये वाला, इस शेडिड एरिया से आपने बेटा यहाँ पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो निकालनी है, ठीक है। देखो जी, यहाँ पर बेटा अब आपने देखें, सबसे पहले ये लिखा हुआ है डी वाई, पहला डिफरेंशियल डी वाई है। डी वाई लिखा है तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो अंदर वाली लिमिट्स होंगी ना वो वाई की होंगी, और वो लिमिट्स यहाँ पर होनी चाहिए इन टर्म ऑफ वेरिएबल। क्लियर होगी बात ये, वाई की लिमिट्स होंगी और इन टर्म ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए। जब वाई की लिमिट्स होंगी तो ये लिमिट्स होंगी एक्स की शक्ल में, ठीक है। अब बाहर डी एक्स है तो बाहर एक्स की लिमिट्स होनी चाहिए और वो कांस्टेंट होनी चाहिए। याद रखें, जब भी डबल इंटीग्रल आप इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, तो शुरू में बेटा यहाँ पर मोबाइल यार अपडेट पर लग गया था ऑटोमेटिकली, तो मैं तकरीबन ये क्वेश्चन पूरा सारा करवा चुका था आपको, ठीक है। तो फिर वो जहाँ तक मैंने देखा कि कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आपको कि जब भी आप डबल इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं तो डबल इंटीग्रल में बेटा हमेशा जो बाहर वाली लिमिट्स होती हैं ना, बाहर वाली लिमिट्स हमेशा होती हैं इन टर्म ऑफ कांस्टेंट, अंदर वाली लिमिट्स जो है ना वो आपके पास होती हैं वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। तो मेन टारगेट अब आपका यहाँ पर ये है कि आपने लिमिट्स कैसे मालूम करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहला जो डिफरेंशियल है वो है डी वाई, तो इट मीन्स आपने यहाँ पर वाई की लिमिट्स मालूम करनी है, और वाई की लिमिट्स होनी चाहिए वेरिएबल तो होंगी लेकिन इन टर्म ऑफ एक्स होनी चाहिए। तो वो कैसे होंगी, वाई की लिमिट्स आप कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक है वर्टिकल स्ट्रिप और एक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। देखो, जब आपने वाई की लिमिट्स निकालनी है तो वाई वर्टिकल स्ट्रिप इस्तेमाल करनी है। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब क्या है, देखो वाई आपका डिस्टेंस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ऑब्वियसली वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है।
तो जब भी आपने बेटा y की लिमिट्स निकालनी है तो आपने लॉन्ग दी y एक्सिस यानी वर्टिकली चलना है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह है, मतलब यहाँ पर इस तरह चलेंगे ये आप। तो मुझे बताओ यहाँ पर y कुछ हो रहा है, यहाँ पर y कुछ हो रहा है, यहाँ पर y कुछ हो रहा है, इस पॉइंट पर आएंगे तो फिर y कुछ और होगा, यहाँ पर आएंगे बेटा y कुछ और होता जाएगा, यहाँ पर आएंगे फिर y कुछ और होता जाएगा। तो ये जो स्ट्रिप्स आप स्ट्रिप समझ रहे हैं, ये आप ये लाइन समझ रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर y की हाइट को शो कर रही हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपके पास मिनिमम y कितना। अब मिनिमम y यहाँ पर 0 नहीं लेना आपने, ठीक है। उसने कहा था कि ये जो फिगर आपने बनाई है ना, ये है एरिया अंडर द कर्व, किस किस कर्व के दरमियान बाउंड होकर बनी है। यहाँ पर जो D है, रीजन D जो है वो किस तरह बना है। एक तो ये लाइन x = 2 है, दूसरी ये कर्व है, इस कर्व के नीचे नीचे और y एक्सिस के इस तरफ आपने एरिया रहना है। तो इसके नीचे यहाँ पर आगे ये कट कर रही है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर y की आपने लेनी है 1, ठीक है, 0 नहीं लेंगे आप। और मैक्सिमम कितनी होगी, देखो मैक्सिमम आप यहाँ पर y इस तरह नहीं ले सकते कि x की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो e का स्क्वायर बन गया तो y की मैक्सिमम निकल आई, नहीं। आपने वेरिएबल जब अगर इस तरह हो गया ना, या अगर इस तरह लेंगे तो फिर तो वो कांस्टेंट लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिमिट्स लेनी है वेरिएबल। तो y की लिमिट जब आप वेरिएबल लेंगे तो इस कर्व के अलोंग चलें। जब आप यहाँ पर होगे तो फिर देखो y ये हाइट कुछ हो रहा है, यहाँ पर आओगे तो हाइट कुछ और हो जाएगी, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर होगा e का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले जितना भी यहाँ पर आप डिस्टेंस तय करेंगे लॉन्ग दिस कर्व के, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो कर्व है, इन पॉइंट्स के ऊपर y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो हम यहाँ पर खाली ई स्क्वायर नहीं कह देंगे, ठीक है, कि 1 से लेकर ई स्क्वायर नहीं, हम कहेंगे कि इसमें यहाँ पर y की वैल्यू जो चेंज हो रही हैं वो अलॉन्ग दी कर्व 1 से लेकर e⁻x तक चेंज हो रही हैं, ठीक है। और जब कर्व x = 2 पर पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या, क्योंकि x यहाँ पर कितना है 2 है, तो जब आप यहाँ पर मैक्सिमम आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ में e का स्क्वायर खुद ब खुद ही इन्वॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो आपने यहाँ पर बेटा जो y की कर्व रखनी है, y की लिमिट्स रखनी है वो 1 से e⁻x तक चलेंगी, ठीक है। तो आगे चलें। अब यहाँ पर dy की इंटीग्रेशन होगी y के इक्वल, लोअर लिमिट आ गई 1 और अपर लिमिट आ गई e⁻x। अपर लिमिट पुट कर देंगे, आ जाएगा e⁻x - 1, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेप पर जाकर आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। आप ज़रा अपने प्रीवियस चैप्टर जो आप पढ़ के आए हैं, सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा है, ठीक है। आप जानते हैं कि आप एरिया अंडर द कर्व मालूम करते आ रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व अलोंग एक्स एक्सिस का क्या फार्मूला था, याद करें ज़रा। कुछ इस तरह नहीं था, a से b y × dx था कि नहीं। आप ज़रा गौर करें, ये अगर मैं कह दूँ y है, ठीक है, ये y है, ये dx है, ये आपके पास लिमिट्स आ गई a से b, तो जनाब ये क्या चीज़ बन गई है, ये एरिया अंडर दी कर्व। कौन सी कर्व, e⁻x - 1, यानी कि ये e⁻x है, ठीक है, e⁻x - 1, इसके दरमियान ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है आपके पास। तो मैं यहाँ पर आपको बात बताना जो चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप डबल इंटीग्रल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, डबल इंटीग्रल का फ़ायदा क्या है। एक्चुअली जिस तरह सिंगल इंटीग्रल आपको एरिया अंडर द कर्व बताता है ना, डबल इंटीग्रल भी आपको एरिया अंडर द कर्व के लिए ही इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। डबल इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और डबल इंटीग्रल आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का आगे अपनी जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 चीज़ें आपने सीखी हैं। ये जो एरिया है ना, ये जो डबल इंटीग्रल है, एक्चुअली ये जो फॉर्म है ना इसकी, डबल इंटीग्रल डी ए इज़ एरिया एलिमेंट। और एरिया एलिमेंट को आप 2 तरह से लिख सकते हो, dx dy dx, ठीक है। दोनों सूरतों में ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप यहाँ पर dx dy लिखोगे, बाहर वाला डिफरेंशियल dy होगा तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व अलोंग y एक्सिस। जब बाहर वाला डिफरेंशियल dx होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया कि बाहर dx आ गया, तो ये आपके पास क्या बच गया, एरिया अंडर द कर्व अलोंग x एक्सिस। तो ये जो आपने एक्चुअली निकाला है ना, ये कुछ और नहीं है, ये एरिया अंडर द कर्व निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको सीधा सीधा ये कहता ना, जैसे आप सेकेंड ईयर में करते हो या चैप्टर 7 में, कि मैं कहता हूँ फाइंड द एरिया अंडर द कर्व e⁻x - 1 अलोंग द x एक्सिस फ्राम x = 0 से 2, तो आप सिंपल क्या करते, यहाँ से स्टार्ट कर देते क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक्चुअली डबल इंटीग्रल की मदद से आप यहाँ तक ही पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई थी कि जब आपने एरिया मालूम करना है,
तो एरिया के लिए कभी आपने देखा यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ का एरिया मालूम कर रहे हो, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई फंक्शन लिखा होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस अब यहाँ पर ये वाली चीज़ वेरिएबल कैसे बनेगी? जब आप ये लिमिट्स वेरिएबल होंगी तो, ठीक है। चलें खैर, अब यहाँ पर e की पावर x की इंटीग्रेशन, e की पावर x आ गई, 1 की इंटीग्रेशन बेटा आपके पास x हो गई, ये 0 से 2 आ गया। अपर लिमिट e का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 आ गया। लोअर लिमिट e की पावर 0 और x की जगह फिर 0 पुट कर दिया, तो e का स्क्वायर -2, e की पावर 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 0 डेट इज़ 1, तो e स्क्वायर -3 आ गया आपके पास। ठीक हो गई बात ये। तो ये इसका आपने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर ये देखें dx dy ये वाला। अच्छा नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब आपके पास ये वाला इंटीग्रल है ना, तो अब यहाँ पर क्या है, पहला डिफरेंशियल क्या है dx है, बाद वाला डिफरेंशियल क्या है dy। तो बाहर वाली लिमिट्स आपके पास होनी चाहिए कांस्टेंट, अंदर वाली लिमिट्स होनी चाहिए वेरिएबल। अब वो वेरिएबल जो लिमिट्स है ना वो x की होनी चाहिए। dx है तो आपके पास यहाँ पर x की लिमिट्स वेरिएबल होनी चाहिए। अब वो x की लिमिट्स वेरिएबल तो होनी चाहिए, लेकिन x की लिमिट्स किस वेरिएबल में होंगी, y वेरिएबल में। किसकी फॉर्म में होंगी, y की फॉर्म में। जब आप y की लिमिट्स निकालते हैं तो वो इन टर्म ऑफ x होती हैं, जब आप x की लिमिट्स निकालते हैं तो वो इन टर्म ऑफ y होती हैं। इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो अब आपने x की लिमिट्स को बनाना है वेरिएबल, y की लिमिट्स को बनाना है कांस्टेंट, ठीक है। और x की जो लिमिट्स वेरिएबल बनेगी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, y की फॉर्म में होनी चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जैसे कि लास्ट आपने क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देखा कि आपको गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपने पुरानी वाली जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन था उसको इस्तेमाल करके नया इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन बना लिया। उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर नया आपने जो नई इंटीग्रेशन निकालनी है वो इस पर्पज़ के लिए नहीं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है ही नहीं है, तो वो कैसे निकालना है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पहले पार्ट में यहाँ पर ये देखें, पहले पार्ट में यहाँ पर जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन निकला है वो उसमें x 0 से 2 और y 1 से लेकर e की पावर x के दरमियान है। क्लियर होगी बात ये। आपने सबसे पहले x की लिमिट्स कांस्टेंट है, अब y कांस्टेंट बनाना है, ये y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकली है, ये रिलेशन है y = e की पावर x, इसको इस्तेमाल करना है अब आपने y = x। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y कितना आ जाएगा, e की पावर 0 1। जब आप x की यहाँ पर 2 पुट करते हो तो y कितना आ जाएगा, e का स्क्वायर। तो y की लिमिट्स आ गई 1 से लेकर e का स्क्वायर, ये y की लिमिट्स आ गई कांस्टेंट लिमिट, ये 1 से e का स्क्वायर लिख दिया। अगली x की लिमिट्स होनी चाहिए इन टर्म ऑफ वेरिएबल। तो ये जो रिलेशन है y = e की पावर x, यहाँ से x निकालें, ठीक है। जब भी दूसरे वेरिएबल में आपने लेके जाना होता है, ठीक है, तो आपके पास जो ये रिलेशन होता है इसको आपने इस्तेमाल करना होता है। आपने अभी तक यही देखा ना, ठीक है। तो y = e की पावर x है, यहाँ से x निकालना है आपने। तो x कैसे निकलेगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंटी लॉग ले लें इसका। e जब भी दूसरी तरफ जाता है तो नेचुरल लॉग में बदल जाता है ना, ठीक है। तो दूसरे फाल में एक्चुअली एंटी लॉग लेते हैं, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ y के बराबर। अब ये x = log ऑफ y जो आया है ये इसकी मिनिमम लिमिट है या मैक्सिमम लिमिट है, अब आपने ये सोचना है, ठीक है। पहले अभी जो क्वेश्चन किया तो उसमें तो मैं कह रहा था कि ये अपर लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि ये जेन्युइन मेथड इसका ग्राफिकल ग्राफ से देख कर पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेटा इसकी लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट 2 है। अब इसकी अपर लिमिट यहाँ पर 2 कैसे है वो ज़रा देखें, और लोअर लिमिट ही क्यों है ये देखें। y = e की पावर x है ना, y = e की पावर x, जब आप ऐसे लिख सकते हो x = log y, ग्राफ इसका यही बनेगा, ठीक है। ये आपके पास है। अब इसमें मुझे बताएं, आपने निकालना है x की लिमिट्स को। जब आपने x की लिमिट्स निकालनी होती है तो x की लिमिट्स होती हैं, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल। आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो मुझे ज़रा चल के यहाँ पर देखें ज़रा। जब आप हॉरिजॉन्टली चलते हैं, आप इस पॉइंट से चलते हो तो कहाँ तक आओगे, यहाँ तक। ये x मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर, मैक्सिमम ये हो गया। आगे चलें, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं इस कर्व के लॉन्ग, तो फिर मिनिमम डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये x, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसी तरह यहाँ पर चलते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम x मैक्सिमम x। फिर यहाँ से चलते हैं, फिर x कितना हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम। हर केस में आप देखें मैक्सिमम x की वैल्यू नहीं बदल रही। मैक्सिमम तो उसने इस लाइन ने इसको बाउंड कर दिया, x = 2 तक ही जाना है। अब मिनिमम क्या है, मिनिमम उस कर्व के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो मिनिमम जब आप रहेंगे तो मिनिमम चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम बदलता जाएगा, चेंज नहीं होगा, मिनिमम चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कम होता जाएगा और एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जनाब आपके पास मैक्सिमम x की वैल्यू नहीं चेंज होगी, मैक्सिमम x आपके पास 2 रहेगा,
मिनिमम इस कर्व से निकल आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू log y से। तो यहाँ पर dx की फिर मैंने इंटीग्रेशन कर दी, x आ गई, लिमिट्स आ गई log y से 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई, 2 की इंटीग्रेशन 2y हो गई। log y की इंटीग्रेशन आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं आती तो याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल करके यहाँ पर इसका रिजल्ट लिख दें, बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे y log ऑफ y -1, लिमिट्स आ गई 1 से e का स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे। अच्छा, अपर लिमिट से पहले एक काम करें, 2y इसको ओपन कर दें, ये आ जाएगा -y इंटू log y, माइनस माइनस प्लस y, 2y प्लस y 3y हो गया। अब लिमिट्स अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3e का स्क्वायर, y की जगह e स्क्वायर, log y की जगह e स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करें, y की जगह 1 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह 1 पुट करेंगे तो log 1 0, तो ये चीज़ रह जाएगी आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 है, log की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर इस तरह यहाँ पावर हो तो पीछे आ जाएगी ना, यहाँ पर ये वाला रिजल्ट जो आपने पढ़ा हुआ है log m की पावर n, तो क्या होता है n पीछे आ जाता है, log m आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 2 पीछे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2e स्क्वायर log e -3। अब ये log e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, आ जाएगा 3e स्क्वायर माइनस 2 टाइम e स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर में 2 स्क्वायर गए e स्क्वायर, तो e स्क्वायर -3। तो अब यहाँ पर देख लें ये दोनों आंसर बराबर हैं। यहाँ पर दोनों तरीक़ों से आप एरिया मालूम करें। ये जो सेकंड पार्ट आपने मालूम किया ना, ये एक्चुअली एरिया अलोंग दी वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाहर वाला डिफरेंशियल क्या है, dy रह जाता है, ठीक है, अंदर फंक्शन है x का, सही है। तो और पहले वाला जो है वो लॉन्ग दी एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों सूरतों में एक ही कर्व के अंडर जब आप एरिया मालूम करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो चीज़ें आपके पास सीखने वाली हैं वो ये हैं कि आपने अगर इंटीग्रेशन ना दी हो तो फिर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन कैसे मालूम करते हैं। दूसरी ये चीज़ कि डबल इंटीग्रल का एक मकसद, एक जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये इट कैन बी यूज, इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व के लिए डबल इंटीग्रल में फार्मूला ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये इसको आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो, डी वॉल्यूम एरिया एलिमेंट है, इसको आप डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आज का लेक्चर यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बड़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। इस वीडियो को बेटा आप लाजमी लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी बेटा सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आप अटैच रहें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।